के, तब से ही कयासों का बाजार गर्म है कि उन्होंने इस्तीफा आखिर क्यों दिया है, या मैं इसे सही से अगर बोलूं तो उनका इस्तीफा आखिर क्यों लिया गया है। वो तो बिल्कुल एक तरह से पेश नजर आ रहे थे, वो तो इतने झुके हुए नजर आ रहे थे कि इसको लेकर तमाम तरह की खबरें जो है वो कही जाती रही थी कि जगदीप धनखड़ जो है वो देखिए कैसे प्रधानमंत्री के सामने या अमित शाह के सामने किस तरह से बिल्कुल आधे ही हो जाते हैं। उनके ऊपर लगातार जो उनका बाइस रवैया रहा विपक्ष को लेकर, उसको लेकर तमाम सवाल उठते रहे। उन्होंने जिस तरह से हाउस को चलाया उसको लेकर सवाल उठते रहे। 6 महीने पहले ही इसी विपक्ष ने इन्हीं जगदीप धनखड़ को लेकर इम्पीचमेंट मोशन लेकर वो आए थे, और अब नौबत ये आ गई है कि अगर कल रात जगदीप धनखड़ अब अपना इस्तीफा अगर नहीं देते तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इम्पीचमेंट मोशन ला सकती थी। जी हाँ, ये तमाम बातें अब कही जा रही हैं, और ये लगातार अब ऐसे ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता की तरफ से भी ये कहा गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह के दफ्तर पर जो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के एमपी से, और ये हुआ है तब जब जगदीप धनखड़ ने तब तक इस्तीफा नहीं दिया था। ये उससे पहले की बात है। ये कहा जा रहा है कि शाम 5:30-6 बजे तक वो एक्टिव थे, इस तरह की कोई बात नहीं थी। आज भी उनकी बीएससी की एक मीटिंग जो है वो शेड्यूल थी। उनको इस बारे में नहीं पता था कि उनको इस तरह से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन आप देखिए कि शायद उनको ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप अपने आप कुर्सी से उतर जाइए वरना आपको कुर्सी से उतार दिया जाएगा। और शायद नरेंद्र मोदी से जो उनकी नाराजगी थी वो लगातार उनको भी शायद पता चल रही थी कि उन नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि 2 दिन पहले की ये खबर है कि केजरीवाल और संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने बाकायदा तौर पर जगदीप धनखड़ जो है उनके घर पर जाके उनसे मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनके विपक्ष के नेताओं से नजदीकियां बढ़ रही थी या सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा डेवलप हो रहा था, उससे भारतीय जनता पार्टी, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खासे नाराज थे, और यही इसकी एक तरह से यहीं से इसकी पटकथा लिखी जाने लगी थी। कल भी आप देखिए कि जेपी नड्डा ने जिस तरह से कहा कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, व्हाट एवर आई एम सेइंग ओनली दैट विल गो इन रिकॉर्ड। ये लाइनें दरअसल जगदीप धनखड़ की थी जो जेपी नड्डा कल वहां पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। कल आपने ये भी देखा कि कैसे एक तरह से उन्होंने पूरा मौका दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बातों को रखें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन जो आना था, उसका जो नोटिस दिया जाना था वो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी से पहले विपक्ष का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक हाई मॉरल ग्राउंड बीजेपी लेना चाहती थी कि देखिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमने ये इम्पीचमेंट मोशन दिया है, और उससे पहले ही उन्होंने विपक्ष का जगदीप धनखड़ ने ये इम्पीचमेंट मोशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। ये तमाम चीजें हैं जो लगातार सामने आती हुई नजर आ रही हैं। एक एक करके पर्दा जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरह से हुआ कि वो जगदीप धनखड़ जो कि आंखों का तारा थे, जो जिनको पहले गवर्नर बनाया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद प्रिय थे, फिर उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, और लगातार जिस तरह का उनका रवैया पूरा हमने राज्यसभा में देखा, जिस तरह से वो विपक्ष को लेक्चरिंग करते हुए नजर आते थे, उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते थे, वो अचानक जगदीप धनखड़ को लेकर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। अब आप देखिए सबको लेकर बड़ा राजनीतिक तूफान जो है वो आया हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और लग रहा है कि आगे ये बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, कई नाम हैं जो तैर रहे हैं कि आखिर कौन अब अगला उपराष्ट्रपति होने जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है, बल्कि जो विदाई समारोह होगा और वो शायद उनका समारोह भी नहीं होगा, और वो क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि उनकी विदाई समारोह में जो उनकी
स्पीच होनी थी, जो उनका भाषण होना था, वो भी अब नहीं होगा। ये भी सीधे तौर पर जो है वो खबरें सामने निकल कर आ गई हैं। जो 2-3 नाम हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें जेपी नड्डा का नाम है, उनमें किरण रिजिजू का नाम है कि वो नए उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। नाम तो नीतीश कुमार का भी सामने आ रहा है और शशि थरूर का भी है। तो ये वो नाम हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसे वक्त में, जब बिहार में चुनाव है, वहां से उनको हटाकर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? इस पे थोड़ा कम यकीन होता है। लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो क्या कोई एक ऐसा चेहरा उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है जिससे बिहार की राजनीति में फायदा हासिल किया जा सके? इससे भी किसी भी तरीके से आप इसको नकार नहीं सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि ये लगातार ये खबरें उठ रही हैं कि जो इस्तीफा लिया गया है उनके जो कारण है वो क्या हो सकते हैं, उनके सच पे से लगातार पर्दा उठ रहा है। और अब ये इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों का इंतजार है, शायद खुद ही जगदीप धनखड़ सामने आकर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सिलसिलेवार तरीके से क्या वो बताते हुए नजर आएंगे। जितने आउटस्पोकन वो हैं, जितने जिस तरह से वो लगातार अलग अलग मंचों से अपनी बातों को रखते रहे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का जो सच है वो सामने निकलकर जरूर आ रहा है। अब आप ये देखिए कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कैसे एक तरफा पूरा माहौल वहां पर होता है। कार्यवाही शुरू होती है, उसको स्थगित कर दिया जाता है, फिर शुरू होती है, फिर स्थगित कर दिया जाता है। जो एमपीज हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वो बाहर वो प्रदर्शन करते हैं, अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद भी इस सरकार को, सत्ता में बैठे इन लोगों को, जिनको विपक्ष तानाशाह कहता है, कि उनको ये इसमें भी उनको दरअसल सब्र नहीं आ रहा था। तो अब आप ये देखिए कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया और उन्हें आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा है, ये भी साफ तौर पर लग रहा है। इसके अंदर की खबर क्या है, इसे कैसे देखा जाए, आगे राजनीतिक तूफान और कितना बढ़ने वाला है, कौन से वो चेहरे हैं जो वाकई में लगता है कि इस कुर्सी पर वो बैठ सकते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का जो राजनीतिक स्वार्थ है वो हल हो सके, वो कौन से चेहरे हो सकते हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ एडवोकेट के राय जी जुड़ गए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पहली बार मेरे शो में जुड़े हैं। के राय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, किसान नेता, जो कि जाट भी हैं, और मेरे साथ जुड़ गए हैं पुष्पेन चौधरी जी। पुष्पेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और आज से हम समझेंगे कि जाट के अब इस बात से नाराज हैं जिस तरह से जगदीप धनखड़ को हटाया गया है, उसके क्या मायने हैं। लेकिन शुरुआत के राय साहब आपसे ही मैं करना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल को? किस तरफ जाता हुआ आपको ये नजर आ रहा है? ये जबरदस्ती जो इस्तीफा उनका लिया गया है, अगर वो कुर्सी से नहीं हटते तो क्या इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ सकती थी बीजेपी? क्या इतना आगे बढ़ सकता था मामला? देखिए, राजनीति घोर अनिश्चितताओं का खेल है। ये धनखड़ साहब के इस्तीफा ने साबित कर दिया कि कौन अभी आंख का सितारा रहेगा, कौन अगले ही क्षण आंख की किरकिरी बन जाएगा। तो यही धनखड़ साहब, अभी सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में बयान आया है कि उन्होंने अभी 11 दिन पहले कहा कि अगर ईश्वर ने मुझे नहीं बुला लिया तो 2027 तक मुझे इस कुर्सी पर बैठ के आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और यही धनखड़ साहब है इन्होंने जितना विपक्ष मैडम, एक मिनट जरा जी। ये बैकग्राउंड में जो भी है ना आवाज आती रहती है वो सभी के बंद कर दीजिए मैडम, प्लीज। ओके, बाकी को म्यूट ठीक कर है जी। दीजिए क्योंकि ये आवाज रिफ्लेक्ट होती है, फिर बाद में सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। सॉरी जी, प्लीज सर। ठीक है, ओके जी जी। यही धनखड़ साहब है जिन्होंने राज्यसभा के इतिहास में मैक्सिमम विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड किया और बाहर जाने को मजबूर किया। यही धनखड़ साहब है जो मनोज झा जैसे यशस्वी राज्यसभा सदस्य को, जिनको सुनने के लिए पूरा देश तकता है, उनको जलील किया।
यहाँ तक कि खड़गे साहब के साथ भी इन्होंने और टीएमसी के वृद्ध नेताओं के साथ भी इन्होंने ऐसी जुबान का इस्तेमाल किया जो कि संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। और हमारे जो आपके प्रखर नेता वक्ता है राज्यसभा में, उनको भी किसी भी तरह से बख्शा नहीं। लेकिन इधर जो कुछ चीजें लग रही थी, इधर जैसे जैसे संघ और भाजपा के बीच में दरार बढ़ रही है, जैसे जैसे भाजपा और एनडीए के आपसी घटकों के बीच में दूरी बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से यशपाल मलिक साहब ने एक स्टैंड लिया था, उनके भीतर की आत्मा जागी थी किसान आंदोलन से, क्योंकि वो समुदाय से थे जो किसानी पर निर्भर थे, और जिनके लड़के सरहद पे शहादत दे रहे थे, और जो दिल्ली के सर को घेरे हुए थे। कुछ ऐसी ही भावना हमको लगा धनखड़ साहब के अंदर भी वो सारी चीजें जग रही थी जब उन्होंने कृषि मंत्री से पूछा था कि किसानों से जो आपने वायदे किए वो कब तक पूरा करेंगे। और खास तौर पर एमएसपी का जो सवाल था, उससे लग रहा था कि सरकार को चुभने और दुखने वाली बात उठाने का दौर शुरू कर दिया धनखड़ साहब ने। और इधर जो है, जब 9 जुलाई को बिहार वाला जो प्रदर्शन हुआ है नोटबंदी के खिलाफ, उसमें जब ये पूरा देश देख रहा था कि न सिर्फ भाजपा के खिलाफ इंडिया अलायंस खड़ी थी, बल्कि भाजपा के खिलाफ ये जो दो पार्टियां थी, वहां पर चिराग पासवान की जो पार्टी थी, उसके जो फॉलोअर्स थे तो दलित और महादलित के अति पिछड़े थे। उनको जब ये फैसला आने लगा कि वोटर लिस्ट से उनका नाम बाहर चला जाएगा, मजबूरी में मांझी और पासवान इस सरकार के साथ थे, लेकिन इनका सारा का सारा जनाधार उस 9 जुलाई के आंदोलन में सड़क पे था। सबको लग रहा था कि हमारा सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे दौर में धनखड़ साहब ने जिस तरह से राज्यसभा का पहला दिन कंडक्ट किया, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि एक तरफ तो लोकसभा में इतनी बदमिजाजी थी कि रक्षा मंत्री बोल रहे हैं और सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अभी तक की परंपरा रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाए, अगर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर खड़े हो जाए तो वक्ता चुप हो जाता है, क्योंकि उनके राइट टू रिप्लाई का एक फंडामेंटल राइट होता है पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में। लेकिन पहली बार हुआ जी कि इतने सेंसिटिव मुद्दे में जब राहुल गांधी को जवाब देने की बारी है, राहुल गांधी ने राइट टू रिकॉल के अधिकार का प्रयोग करके खड़े हुए, तो स्पीकर ने एडजॉर्न कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ बहुत मतलब एक जलालत भरी एक कंटेम्पचुअस एक्ट था हमारे स्पीकर साहब का। ये जो नेता प्रतिपक्ष होता है, यह वेस्ट मिनिस्टर का मॉडल है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमने ब्रिटिश से लिया है। यहाँ पर एलओपी को शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। एलओपी को आप उस तरह से हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो आज जिस तरह के छोटे कद के स्पीकर है, छोटे कद के सभापति हैं, इनको केवल अपने सत्ता की चाटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता। वही मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मेरे सारे सीनियर फाइनलिस्ट आप सबको ताज्जुब लगा हो कि किस तरह से इन्होंने खड़गे साहब को बोलने का मौका दिया, और खड़गे साहब उन सेंसिटिव चीजों को बोलने लगे जिसके लिए लोकसभा में पूरी पाबंदी लगाई गई थी। खड़गे साहब ने आप जो 24 हमारे लोग मारे गए थे पहलगाम में, जो हमारे देश के खिलाफ 24 बार 28 बार ट्रंप ने जलालत करते हुए इस देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि इन दोनों देशों को डरा धमका के और व्यापार बंद करने की धमकी देकर हमने सीज फायर कराया। ये सारी बातें उठाते रहे, और ये जेपी नड्डा के मतलब खून के आंसू उसके आंखों में दिख रहा था कि कैसे एक हमारा पाला हुआ ये उप सभापति है, जो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी हमने जिसको इनाम में दिया, बंगाल के गवर्नरी में जो उसने ममता के खिलाफ पूरी साजिश रची थी, और ममता के को अपदस्थ करने के लिए जितने संविधान विरोधी गतिविधियां की थी, ये कैसे उसने किया। उसी का जिस संवाद को आपने कोट किया है कि ओनली व्हाट आई विल से विल बी द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दैट वाज आउटब्रस्ट ऑफ द जेपी नड्डा। तो ये तो पूरा लग रहा है कि हमारे धनखड़ साहब की पूरी योजना थी कि सरकार कटघरे में खड़े हो जाए, क्योंकि
सन 62 में भी पंडित नेहरू जब भारत पराजय का सामना कर रहा था, तब जनसंघ को और स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ये कहने पर उन्होंने युद्ध के बीच में स्पेशल सेशन बुलाई थी। और इस बार 3 ऑल पार्टी मीटिंग में मांग की गई, स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मुख्यमंत्री जिनको राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिपाही भी अपॉइंट करने का अधिकार नहीं मिला, उन्होंने स्पेशल सेशन बुला के सारे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमारे धरती पर हमने हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया और हम इनको बचा नहीं सके, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा का कोई दायित्व इस सरकार ने नहीं सौंपा है। उस दौर में ये वर्षाकालीन सेशन, उस दौर में ऐतिहासिक सेशन सन 62 के बाद 2025 62-63 साल बाद यह अवसर आया था, जब इस देश के सुरक्षा और संप्रभुता पर एक गंभीर बहस होती। जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, पीयू मोदी और सोशलिस्ट नेताओं ने नेहरू जी के साथ किया था। ये अवसर था हम लोगों को देखने को कि पहली बार देखिए पहलगाम में हमारे सारे राष्ट्रीय दल जो मोदी जी के साथ खड़े थे, पूरा राष्ट्रीय दल इस सरकार के साथ खड़े थे। विपक्ष के नेता दुनिया में जाके भारत का पक्ष रखे थे, थरूर साहब हो चाहे खुर्शीद साहब हो चाहे समाजवादी पार्टी टीएमसी के लोग। तो उन विपक्ष के नेताओं को संसद में आज बोलने का भी मौका मिलना चाहिए था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने की जिम्मेदारी धनखड़ ने ली थी। और ये स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि देखिए 2 साल से नड्डा कुर्सी पर पकड़े हुए हैं। मोदी जी को की हैसियत नहीं है कि वो अपने पसंद का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने। संघ बैठा हुआ, सुनील जोशी उनके बगल में बैठे हुए हैं, हमारे संघ प्रमुख भागवत जी की। और एक ऐसी स्थिति बन गई है कि बीच में बिल्कुल दरार जैसी दिख रही है कि संघ पर भाजपा का शासन चलेगा या भाजपा की मनमानी संघ पे चलेगा। ऐसे दौर में धनखड़ का जाना एक बहुत बड़ा विस्फोट है। और देखिएगा कि भाजपा के अंदर एक लंबा राजनीतिक विद्रोह होगा। आप वीपी सिंह का दौर देखिए, जब उन्होंने जनमोर्चा बनाई थी और किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ एक राष्ट्रीय मुहिम चला दिया था, उसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी। धनखड़ साहब जिनके पीछे इस देश में किसानों की बहुत बड़ी ताकत है, जो जाट समुदाय से आते हैं और जो अपने स्वाभिमान के लिए जो लोग सुविख्यात हैं, वो धनखड़ अगर विपक्ष की आवाज बनते हैं, अगर असंतोष को अपने प्रकट करते हैं, तो मोदी जी के लिए ये भारी कदम होगा। ये मोदी के विदाई की पटकथा लिखने वाली जो है ये स्थिति है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, मोदी जी की विदाई की पटकथा। अभी तो लग रहा है मोदी जी किसी और की विदाई की पटकथा लिख कर चुके हैं और इसीलिए धनखड़ साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी पर नहीं है। शायद उनको कल शाम तक भी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ होने जा रहा है। पुष्पेंद्र जी के पास आऊं उससे पहले ओमकारेश्वर जी, आपका एक क्विक कमेंट, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? जो ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है उनके दफ्तर में मीटिंग हुई और एक कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए और इसलिए कराए गए कि अगर धनखड़ साहब नहीं हटते तो उनको फोर्सफुली हटाया जा सकता था। आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई? 6 महीने में ऐसा क्या बदला कि जो विपक्ष 6 महीने पहले इम्पीचमेंट लेकर आया था, आज सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो इम्पीचमेंट लेकर आ सकते थे। और जिन नामों की बात हो रही है कि अब ये एक सत्य तो है कि जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं है, अब कोई नया चेहरा होगा, तो वो चेहरा कौन हो सकता है और इससे कितना बड़ा राजनीतिक उथल पुथल या राजनीतिक तूफान आता हुआ आप देख रहे हैं? क्या आगे भी हम और कोई इस्तीफे होते हुए देखेंगे? ओमकारेश्वर जी के पास खोले जी। डॉक्टर राय ने सारी बातें कह दी हैं, जो भी पॉलिटिकल इसके इर्द गिर्द सारी चीजें हैं वो उन्होंने कह दी हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि में जो सरकार है 2014 के बाद से, उसका जो गवर्नेंस स्टाइल है, उसका जो काम करने का तरीका है, वह वही है जिससे लोगों को तकलीफ है, दिक्कत है कि वो एक तरफ से अकेला फैसला करते हैं। उस फैसले में किसी की सहमति हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उनको कोई भी किसी भी प्रकार की आलोचना करने वाले या बैलेंसिंग एक्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है।
आपको याद होगा कि जब 2017 में हामिद अंसारी साहब हटे थे, तो उसके बाद वेंकैया नायडू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, और वेंकैया नायडू बनना चाहते नहीं थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते थे, उनको बनाया गया। लेकिन 10 साल के टेन्योर के बाद हामिद अंसारी लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट थे। देखिए, इस देश में वाइस प्रेसिडेंट्स की एक बड़ी सम्मानजनक परंपरा रही है। इस देश के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो तो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उनके नाम से टीचर्स डे मनाया जाता है इस देश में। 14 में से 6 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे जो प्रेसिडेंट बने बाद में। तो एक वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा कोई सामान्य ओहदा नहीं है, बहुत सम्मान ओहदा है। फिर उसके बाद 17 के बाद जब उनकी विदाई हुई, जाते जाते हामिद अंसारी ने एक बात ऐसी कह दी कि उस पे बहुत बवाल हो गया। लोगों ने उनको बहुत देशद्रोही साबित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो है वो थोड़ा सा ये है कि डरे हुए हैं लोग, बस इतनी बात से। जबकि आप देखेंगे तो उनका टेन्योर बहुत ही बैलेंस्ड टेन्योर रहा। उसी तरह वेंकैया नायडू तो भाजपा के थे, उनका टेन्योर हाईली प्रोडक्टिव रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव। एवरेज 70% से लेके 82% और कभी कभी 100% तक जो है वो हाउस में काम हुआ, और वो बड़े विटी तरीके से चीजों को लेते थे, रीजनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करके, और सब कुछ साथ लेके चलने वाले या नायडू बने गए। लेकिन वेंकैया नायडू को सेक्रेटरी मिला, जैसे हामिद अंसारी को मिला। अब उसके बाद ये आए जगदीप धनखड़ साहब। तो जगदीप धनखड़ साहब को लाया क्यों गया, ये देखिए। जब इनको राज्यपाल बनाया पश्चिम बंगाल में, तो इनकी जिम्मेवारी थी ममता बनर्जी को दबाव में रखना। अब दबाव में रखने के लिए राज्यपाल अपने पद की गरिमा भुला के हर रोज ट्वीट करना, हर रोज उठ के किसी से मीटिंग में चले जाना, किसी से कुछ और कह देना, इतना ज्यादा वो कर रहे थे, लगता था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं यही है, या यही सब कुछ है राज्य में। तो बड़ी दिक्कत, मतलब स्थिति यहां तक पहुंची थी कि एक बार ममता बनर्जी ने इनको ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया कि साहब ये इतना परेशान करते हैं, इतना तंग करते हैं कि मैं इनको ब्लॉक कर रही हूँ। किसी राज्यपाल को किसी मुख्यमंत्री द्वारा ब्लॉक किए जाने की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। अब इनके टेन्योर को ही देख लीजिए, 146 सांसदों का निष्कासन इन्होंने किया था। पक्ष के प्रति जो इनका व्यवहार, इनका रवैया शुरू से रहा है, वो कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं। ये अपने आप को और भी ज्यादा वो साबित करने के लिए कि मोदी के समर्थक हैं या उनके साथ लाइन पर हैं। आपने देखिए इन्होंने गांधी और मोदी की तुलना कैसे की कि गांधी थे सदी महापुरुष, ये एक युग पुरुष हैं, इस प्रकार की तुलनाएं करते थे। और तरह तरह से जो है, आप सोचिए कि जया बच्चन से उनका जो वो हो गया था, उनकी जो कहा सुनी जो हाउस में हो गई थी, क्यों हो गई थी? इन्होंने जानबूझ के उस तरह से नाम लिया, अमिताभ जया बच्चन। ये संभव है कि उनके लिखा हुआ है, लेकिन जया की पहचान जया बच्चन के रूप में है, जया बच्चन में जानते हैं। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी और कई अन्य पे भी होता था कि जब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो उसमें विपक्ष को बोलने नहीं देना। कल जब इस्तीफे की बात आई, तो उससे पहले एक तरफ तो जहां उधर पीछे के सांसदों से लिखवाया जा रहा था, इनके सुबह से इनके रंग को देखें, इनके हाव भाव को, तो कुछ अंदाज बदला हुआ था। पहली दफा हाउस में इन्होंने ये कहा कि कटुता दूर करनी चाहिए, पक्ष विपक्ष को मिलकर संवाद करना चाहिए और एक साथ लोकतंत्र में। तो ये बातें बड़ी बैलेंस शेयर को शोभा देती हैं, उस तरह की बातें जो कि ये पहले खुद नहीं किया करते थे। एक तरफ से मतलब तक की कह डाला था उन्होंने विपक्ष को कि जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं उनके साथ कैसा सम्मान होना चाहिए। ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन कल जब ये इनकी भाषा बदली, उसके बाद पहला काम इन्होंने ये किया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन तरफ से था, सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ से भी और भी तरफ से भी। इन्होंने विपक्ष का जो इम्पीचमेंट है उसको स्वीकार कर लिया, उसको सेक्रेटरी जनरल को। थर्ड, इनकी परंपराओं के विपरीत इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दिया,
पूरा बोलने दिया, इंटरप्ट नहीं किया, और उसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत कुछ कह गए। और इन्होंने एक लाइन इनकी तारीफ भी धनखड़ साहब ने कर दी कि हमें सौभाग्यशाली है ये सदन कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता हैं। ये सारी चीजें एक साथ मिली और उसी दिन ये होती है, तो जाहिर है सत्ता पक्ष ने इनके व्यवहार को मान लिया होगा कि अब ये जो है कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो अनुकूल नहीं है। आप देखिए सत्यपाल मलिक इनके साथ बहुत है, कई बार राज्यपाल, लेकिन सत्यपाल मलिक जैसे ही अपना न्यायपरक कुछ कदम उठाने लगे, कुछ चीजों पे आवाज उठाने लगे, उनके साथ व्यवहार हुए यही तो ये दूसरे व्यक्ति हैं, इनका एक बैकग्राउंड है। इन्होंने भले ठीक है कि सदन में इन्होंने पूरी तरह से सत्ता पक्ष का समर्थन किया और विपक्ष को बिल्कुल बोलने नहीं दिया, लेकिन कभी कभी इनके अंदर पता नहीं अंतरात्मा जगती थी या जो भी हो। एक वायरल है वो वीडियो अभी ट्विटर पे और सब जगह, एक पब्लिक मीटिंग में ये कह गए थे कि मैं देश का दूसरे नंबर का संविधान का पदस्थ व्यक्ति हूँ, और ये पूछता हूँ कृषि मंत्री से कि भाई क्या बात है, आपने क्यों क्या वादा किया था, ये किया था तो पूरा क्यों नहीं किया, इस तरह की बातें, और उन्होंने बड़े उसमें कह डाली। मुझे लगता है कि ये बातें मोदी सरकार को सूट नहीं करती और उनको सूट नहीं की होंगी। उनको लगा होगा इसके बाद इनके बीच क्या बातें हुई नहीं हुई, उसके बाद ये इस्तीफा हुआ है। और जो है अब उसके बाद जो आया प्रधानमंत्री का वो ट्वीट भी ये साबित करता है कि कड़वाहट थी, क्योंकि कोई सम्मानजनक भाषा नहीं थी। क्यों, एक जो परंपरागत होती है कि किसी का विदाई हो रहा होता है तो समारोह आयोजित किया जाता है, तुरंत प्रधानमंत्री और अन्य नेता गुलदस्ता लेके पहुंचते हैं वहां पे, ऐसी चीजें नजर नहीं आई। उल्टा उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इनको राज्यपाल से लेके उपराष्ट्रपति तक बहुत सी जिम्मेवारियां दी गई। अब धन्यवाद, आपके कुशल स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं। ये मतलब ही है कि आपको चलिए अब आप जाइए, आपको बहुत दे दिया हमने, अब आप जितने लायक थे उससे ज्यादा दे दिया, और अब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये हाल पैदा हुए हैं और इस हालात की वजह है इस समय देश में जितना भी जिस प्रकार का संकट आया हुआ है, आर्थिक संकट तो लोग भूल ही गए, महंगाई भूल ही गए, सरकार के वायदे जो है रोजगार से लेके किसानों से लेके तमाम चीजें लोग भूल गए। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, विदेश नीति पर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ अगर 75 साल में आजादी के बाद से आज तक किसी प्रधानमंत्री को किसी राष्ट्रपति ने इतना जलील नहीं किया। 20 बार 24 बार वो कहे जा रहा है कहे जा रहा है कि हमने मध्यस्थता कराई, हमने मध्यस्थता कराई, और कह रहा है कि ट्रेड डील की धमकी दे के कराई है कि अगर नहीं करोगे तो ट्रेड बंद कर देंगे, आपसे बात नहीं। ये जो सिचुएशन पैदा हुई, उसके बाद आपके एयर चीफ कह रहे हैं कि 10 साल में कोई डिलीवरी नहीं हुई, सिर्फ वायदे वायदे होते रहे हैं। सीडीएस मान रहे हैं कि कितने गिरे ये सवाल नहीं है, क्यों गिरे ये सवाल है, इतने में ही सब कुछ जवाब है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि 5 गिरे, देश का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उधर गिरे तो हमने क्यों नहीं क्लेम किया, ये सब पाकिस्तान के गिरे हैं, ऑन रिकॉर्ड क्लेम करते। तो इतनी सारी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं कि जिसमें सरकार जो है दबाव में है, हताशा के उसमें दौर में कहिए, और इस हताशा के दौर में बीच में धनखड़ साहब कुछ जरा सा भी कुछ कर गए तो मुझे लगता है कि सारा गुस्सा इन्हीं पे आ पड़ा होगा, और इस हालात में कोई भी इन्हीं को मोहरा बना दिया गया वो यही साफ तौर करेगा। पर। जी बिल्कुल मोहरा बना दिया गया, ये साफ तौर पर लग रहा है। आप ये सोचिए कि कितने झुके हुए जगदीप धनखड़ नजर आते थे। वो बार बार जो तस्वीरें हैं, वो वीडियोस हैं, वो मेरे आंखों के सामने से गुजर रही हैं कि वो बिल्कुल आधे फोल्ड हो जाते थे मोदी जी और अमित शाह के सामने। और किस तरह से उन्होंने कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिया, पार्लियामेंट के बाहर भी वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, पार्लियामेंट के अंदर भी आरएसएस को लेकर उन्होंने किस तरह के गुणगान गाए, वो तमाम चीजें बिल्कुल भी काम नहीं की। शायद थोड़ा सा उनके अंदर का ईमान जाग रहा होगा और उसको अब हमेशा के लिए कम से कम हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने सुला दिया है। अब ये देखना है कि सत्यपाल मलिक की तरह क्या वो भी उस तरह से बोलने की हिम्मत दिखाएंगे, और अगर दिखाएंगे तो क्या उनके घर भी सीबीआई पहुंचेगी, ये भी सवाल है। पुष्पिन जी, आपको शामिल करूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस सब को? एक जाट नेता भी हैं आप, किसान नेता भी हैं,
पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो लिया गया है जबरदस्ती, एक तरह से ये कहा जा रहा है इसे धमका कर लिया गया है उनसे और उनको मजबूर किया गया है। इससे कितना आप आगे राजनीतिक उथल पुथल देख रहे हैं, और क्या इसको बिहार से किसी तरह से जोड़कर देखा जाए? मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या मैडम? जी जी। देखिए, ये सारा जो एपिसोड जगदीप धनखड़ जी को बंगाल का गवर्नर बनाना, वहां उन्होंने बिल्कुल जो है एक लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करना, और अब इस्तीफे तक, इसमें कई चीजें जो है समझ में आ रही है और कई चीजें समझ में नहीं आ रही, यानी कॉन्ट्राडिक्शंस भी इसमें कहीं ना कहीं है। आपको याद होगा, और जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी जानते हैं कि एक स्टेटमेंट शायद राजनाथ सिंह जी का आया था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद उस इश्यू का बड़ा बहुत तमाशा बन जाता है, वो चर्चा का विषय बन जाता है, जैसा कि आज बना हुआ है कल से। तो इसमें जो है इन्होंने बंगाल में जो अपना लोकतंत्र को कुचलने का प्रदर्शन दिखाया, उसके बलबूते पर इन्हें उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया। उपराष्ट्रपति ये बन गए, और उसके बाद जो लोकतंत्र को इन्होंने राज्यसभा में तार तार किया, और तरह तरह के किसी को बोलने नहीं देना, या जजों पे टिप्पणी करना, या जो है अडानी अंबानी का कोई नाम ले ले तुरंत उसको रोक देना, टिप्पणियां तरह तरह की बेइज्जत करना, तो वो सारा का सारा एपिसोड लगभग चलता चला आ रहा था। अब ये जो कल में जो घटनाक्रम हुआ है कि अचानक जो जिस तरीके से एक जो मीटिंग हुई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें नड्डा जी, क्योंकि वो सदन के नेता है राज्यसभा की, और जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, वो नहीं आए। ना ही उन्होंने, जो चर्चा है मीडिया में, कोई सूचना दी थी कि हम नहीं आएंगे, जबकि वो मीटिंग पहले 1 बजे हुई थी, उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे फिर हुई तो वो नहीं आए। ये भारी बेइज्जती की तरह माना जाता है। इन द मीन टाइम बीच में ये सारी चीजें हो चुकी थी कि साहब उन्होंने जगदीप धनखड़ जी ने अच्छा खासा मौका जो है खड़गे जी को दे दिया था। हालांकि अभी विस्तार से उस पर चर्चा होनी थी एक एक प्रश्न पर, लेकिन उन्होंने विषय काउंट करने का कि क्या क्या इश्यूज हैं, वो उन्होंने, जैसे न्यायालय में इशू फ्रेम होते हैं, वो इशू वहां लगभग फ्रेम कर दिए थे कि ये इशू है भाई, इस पर चर्चा करेंगे। उसके जवाब में जब तुनक के और बिदक के और फ्रस्ट्रेट होकर के इन्होंने जवाब दिया, जो नड्डा है, उन्होंने जो ये एक सेंटेंस कहा कि साहब जो रिकॉर्ड में हम बताएंगे वो जाएगा, हमारी बात रिकॉर्ड में जाएगी, तुम्हारी कोई बात रिकॉर्ड में जाएगी। जैसे कि ये नेता प्रतिपक्ष नेता जो है सदन भी थे, और ये चेयर भी यही थे कुछ राज्यसभा के, तो इससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर असर पड़ा होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है जगदीप धनखड़ जी का झुकने का रिकॉर्ड रहा है, और बिल्कुल बिछने का रिकॉर्ड रहा है, और जो हम लोगों को यानी जाट समाज को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और एक कहावत प्रचलित थी कि टूटी हुई खाट और छुपा हुआ जाट किसी को पसंद नहीं आता, इनके ऊपर वो जो है तरह तरह के कमेंट्स आते थे बार बार। तो इतनी चमचागिरी करने के बाद भी, डिफेंड करने के बाद भी, अंत में आपका परिणाम ये हुआ कि आपको अब तो क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं रहे, कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं है, आपको जूता मार के भगाया गया। वास्तविकता है ये। तो एक तो सबक जो किसान समाज है, जाट समाज है, उसको ये लेना चाहिए कि भाजपा और संघीय ताकतें कभी भी आपको सत्ता में भागीदारी नहीं देंगी, आपका केवल इस्तेमाल करेंगी। आप जैसे ही ये दिखाओगे कि आपके अंदर थोड़ी बहुत रीढ़ बाकी है या आप स्टैंड ले सकते हो, तो तत्काल आपको जो है लात मार के भगा दिया जाएगा। जी, कुछ कहना चाहते हैं? मुझे पंडित जी कुछ लगता है कहना कि चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि चाहे वो उस पद पे हो या ना हो, अनसेरेमोनियस विदाई कह सकते हैं, असम्मानजनक विदाई। तो वो कम से कम अपनी भाषा तो हम लोग सम्मानजनक रख ही सकते हैं उनके लिए। जी। जी जी। जी। तो इनको जो है इस तरीके से, असम्मानित तरीके से, या जैसा भी जो है इसके साथ जो बिहेवियर हुआ है, उसको निकाला गया। अब इसमें एक अलग इंटरप्रिटेशन भी इस सिचुएशन की जो मुझे लग रही है, ये भी हो सकती है कि इनको भयंकर डांट लगाई गई हो कि साहब आपने ये कैसा किया, आपने वैसा किया, और इसकी सीरीज चलती चली आ रही हो डांट लगने की।
और कल जो डांट लगी वो इतनी भयंकर हो कि इसके बाद उन्होंने सोचा मैं तो इस्तीफा दूंगा। उन्होंने हो सकता है सुधारने के लिए डांट लगाई हो, इन्होंने इस्तीफा देके उसका अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि इस्तीफा देकर के इवेंट बना देना और कहीं ना कहीं सारे सिस्टम को हिला देना, ये भी इसके कंसीक्वेंस एक अनइंटेंडेड जो मोदी जी ने नहीं सोचे होंगे कि भाई ये तो व्यक्ति इतना झुका रहता है, इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक संभावना मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो सोता हुआ जाट था उसको इन्होंने जगा दिया बेइज्जत करके। तो इन्होंने कहा इस्तीफा दे देता हूँ, इस्तीफा देने से रायता बिखर जाएगा, किसको लाओगे किसको नहीं लाओगे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा और सारी बातें जो है फोकस में आ जाएगी। तो और अब ये विदेश जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये सारी चीजें उस टाइम पर रातों रात कर देना, क्योंकि इस्तीफा ही देना था तो हो सकता है बातचीत करने का मौका, अगले दिन तक का मौका। और इसकी संभावना भी मैं नहीं देख रहा कि ये जो साइन वगैरह कराने वाली बात आई है कि सांसदों के साइन करा के खुद ही भाजपा इनको इम्पीच करने जगह, तो वो तो और बड़ा तमाशा इस देश के सामने खड़ा हो जाता। और तमाशे से ये बहुत ज्यादा बचते हैं कि तमाशा नहीं होना चाहिए। तमाशा उस चीज का तो होना चाहिए जिसमें इनकी वाहवाही हो, लेकिन इनकी जो किरकिरी हो उसका इवेंट कभी नहीं बनाना चाहते, उसको तुरंत ढक देते हैं। वरना अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 3-4 लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, चाहे वो हमारी जो महिला अफसर थी उसके विषय में टिप्पणी की हो, या जांगड़ा जो था क्या भाई बहादुर महिलाएं नीति लड़ी क्यों नहीं, या टेनी जिसके लड़के ने जीत से पिकनिक के साथ, उसका कोई इस्तीफा नहीं हुआ, इन लोगों को इस्तीफा नहीं हुआ। और महिला पहलवानों का जो आरोपित था ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको बचाया गया, बाकायदा उसका खूब स्वागत किया गया और हर जगह वो जो है आता जाता रहा, उसका कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। हालांकि बाद में उसका टिकट काट दिया गया, टेनी को तो टिकट दिया गया। तो मुझे इसमें डाउट ये लग रहा है कि धनखड़ जी ने अपनी पोजीशन को अनटेनेबल मानते हुए कि अब मेरी और ज्यादा बेइज्जती होगी और 2 साल वैसे बच रहे हैं, स्वास्थ्य भी उतना बढ़िया शायद नहीं है, तो मैं इस्तीफा देकर के एक सिचुएशन प्रेसिपिटेट कर देता हूँ, इसकी भी एक संभावना हो सकती है। अब इसमें देखना पड़ेगा जो आगे इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। ये कंसिक्वेंसेस किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, विशेषकर मोदी जी का, और हानिकारक ये साबित होंगे भाजपा और अंत में मोदी जी के लिए। ये भी बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। जी जी, ओके। ये मोदी जी के लिए हानिकारक होगा, और किस तरह से हानिकारक होगा के राय जी, क्योंकि आपने भी अपना आखिरी सेंटेंस इसी तरह से कुछ कहा था जब आपसे पहला सवाल मैंने पूछा था। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग इसके तार इस तरह से जोड़ रहे हैं कि 75 साल के ये भी होने जा रहे थे, मोहन भागवत ने 75 साल वाली बात कही, मोदी जी सितंबर में 75 साल के होने जा रहे हैं, तो क्या इन सब को भी आपस में जोड़ के किसी तरह से देखा जाए? और सवाल ये कि क्या इतना बड़ा कोई राजनीतिक तूफान या भूचाल आ सकता है कि क्या हम कुछ और इस्तीफे देखें? क्योंकि अभी इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात अमित शाह से भी की थी, नरेंद्र मोदी से भी की थी, वो यहाँ पर आए थे, और जो पूरी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले कुछ लोग हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं सबको? दूसरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको और डीबी लाइव को धन्यवाद दूंगा कि आप इस बड़े मंच को मुझे बोलने का अवसर दिया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं भाई साहब को बहुत बार सुन चुका हूँ, पुष्पेंद्र जी को किसान आंदोलन के समय में और पहलवान आंदोलन के समय में, जब वे हर बार धनखड़ जी को कहते हुए ये कहावत जरूर याद दिलाते थे कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट की कोई कीमत नहीं होती। तो मैं समझ रहा हूँ कि परिस्थितियों ने मजबूर किया कि झुका हुआ जाट अपना कमर जो है सीधा करके खड़ा हो गया है। और जेपी नड्डा ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से उनके अधिकार को अपने मुंह में हाथ में लेकर कहा कि जो मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद धनखड़ साहब को यह लग गया होगा कि शायद इसके बाद अगली कार्रवाई मेरे खिलाफ इम्पीचमेंट जैसे हो गए, और उसके पहले शायद ऐसा हुआ होगा कि बंद कमरे में इन्हें जलील किया होगा, क्योंकि जिस तरह से यह आत्मसमर्पणकारी भूमिका में सरकार के सेवक बने हुए थे, इनके लिए बहुत मान सम्मान नहीं रहा होगा। लेकिन कल के इस्तीफे ने धनखड़ साहब का कद बढ़ा दिया है। जो व्यक्ति कहता था कि संविधान का जो बेसिक कैरेक्टर की आवश्यकता नहीं है, जो केशवानंद भारती
के जजमेंट के को रिव्यू करने की बात कर रहा था, जो संविधान को बदलने का हिमायती था, वो उसी राज्यसभा की कुर्सी को इस शान शौकत से त्याग दिया और कोई हिचक नहीं। एक एक दिन के लिए लोग तरसते हैं और बंगले नहीं खाली करते, कुर्सी नहीं खाली करते। अगर वो 2-3 साल पहले उनको छोड़ दिया तो कहीं न कहीं वो उनके अंदर से कोई स्वाभिमान जिंदा था, और उस स्वाभिमान को जिंदा किया उन परिस्थितियों ने, जिन परिस्थितियों का अभी आप जिक्र कर रही थी कि पूरा का पूरा। देखिए, एक चीज और मैं बताऊं, कहना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। एक चीज और जी। है जो 2-4 दिन में शायद उभर के आएगी, वो यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट के पीछे का इतिहास। अकेले धनखड़ थे, अकेले धनखड़ थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी सभापति के कुर्सी पर बैठ के, जब इनके यहाँ 16 अप्रैल को, मार्च को जलते हुए नोट की गड्डियां और बोरे दिखाई पड़े, और कहा था राज्यसभा के मेंबर से कि ये चीज आपके पास बरामद हो जाती तो आप इस समय जेल में होते। इस देश का पूंजीपति के घर में यह नोट होता तो वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन चूंकि यह जज है इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह सवाल पूछा था कि अब तक FIR क्यों नहीं हुआ। और कल की घटना में बताऊं, जो कल 6:30 बजे इनकी यहाँ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सत्ता पक्ष का कोई नहीं आया, विपक्ष के लोग बैठे थे। वो वाज कीनली इंटरेस्टेड कि विपक्ष के कौन आदमी इसमें इस प्रोब कमेटी में प्रपोज है। लोग ये कह रहे हैं, जो दिल्ली के गलियारे में बात यह हो रही है कि व्यक्तिगत बातचीत में धनखड़ साहब ये कह रहे थे कि इतना बड़ा नोटों का जखीरा किसी एक जज का नहीं हो सकता, और इस देश की जनता को जानने का हक है कि नोट अगर यशवंत वर्मा का नहीं है तो फिर किसका है। एक ऐसा अनुत्तरित सवाल है, एक ऐसा ढका हुआ दिखने वाला सवाल है जिसमें बहुत सारे चेहरों से नकाब उतर सकते थे। वो लोग जो सत्ता की बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, या वो लोग उन कुर्सियों के संरक्षण से अरबों खरबों से मालामाल हो रहे हैं। और धनखड़ साहब वहां पर ले जा रहे थे बात को, वो चाह रहे थे कि ये जो इम्पीचमेंट के पहले प्रोब कमेटी बैठेगी, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे इस चीज को भी ध्यान में रखे कि यह नोट किसके थे। और ये सत्ता के बैठे बड़े बड़े रहनुमा, जिनके बारे में पूरे देश और दुनिया में विख्यात है कि इन्होंने अपने दोस्तों को उन देशों की नागरिकता दिला दी है, पनामा से लेकर और साइप्रस तक, जहाँ पे बैंकों से लोन लेकर 10-10 हजार करोड़ वहां जमा कर दीजिए और वहां सुरक्षित बैठिए, और जब कभी हम विदेश यात्रा करेंगे और आप उस देश में आएंगे तो आपके मेहमान भी बनेंगे। और एक दो लोग नहीं हैं, अडानी जी के भाई भी हैं उसमें, उसमें मेहुल खरे भी हैं, उसमें वो नीरव मोदी भी हैं। इस देश का पैसा लेकर वो बैंकों में गए हैं। तो ये सारा प्रूफ जो यशवंत वर्मा जी का हो रहा था, यशवंत वर्मा जी खुद कह रहे हैं, तो उन्होंने रिट में अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा ये मेरा पैसा नहीं है। तो जरा वहां से जोड़ के धनखड़ जी की जी। फ्रीज हो गया उनका फ्रेम, तो जाहिर सी बात है कि इससे तार जोड़ने की वो बात कर रहे हैं और इसके इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट इसको इसी तरह से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो और ये मुझे लग रहा है कि संघ भी ये चाह रहा है कि ये जो पूरा पहलगाम के बाद राष्ट्रीय अस्मिता का जो क्षरण हुआ है, जो देश की एकता और संप्रभुता पर हमला हुआ है, जो स्वाभिमान को चोट पहुंचा है, जो हमारे CDS के बयानों से आया है, जो हमारे एयर वाइस चीफ के बयान से आया है, जो हमारे एम्बेसी के मिलिट्री अटैची के बयान से आया है। संघ को लग रहा है कि इस देश का, दिल्ली का कैबिनेट इसको नकार सकता है, लेकिन देशवासियों को इससे बहुत पराजय की, पराधीनता की भावना फैल गई। और जिस तरह से ट्रंप ने इस देश को अंगूठे पे लेते हुए कहा कि 5 जहाज मार गिराए गए हैं, तो उसका सीधा इशारा भारत की तरफ से। ये ट्रंप कौन है? इस ट्रंप को तो मुंह पकड़ लिया था जेलेंस्की ने उसी ओवल के उस ऑफिस में जहाँ JD वांस भी बैठे थे, या जहाँ पर उनका विदेश मंत्री भी, जो फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी क्या कहा जाता है, वो भी बैठा हुआ था, और हर बात का जवाब दिया उसने, हर बात का जवाब दिया। जब कनाडा के राष्ट्रपति से सामने कहा ट्रंप ने
कि मिस्टर प्रेसिडेंट, कनाडा इज द 51 स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उस राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगा के कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, कनाडा इज नॉट फॉर सेल। ये होता है स्वाभिमान। ये स्वाभिमान नहीं होता है कि जेलेंस्की जैसा आदमी जिसका देश बिल्कुल बमों से बिल्कुल खंडहर बना दिया गया, वो भी ट्रम्प के सवाल का जवाब दे रहा था। और हमारे लोग पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, हमारे बच्चे, हमारी औरतें तक लाई गई उन जहाजों में, और एक शब्द नहीं बोले। मोदी जी को बगल बिल्कुल में बैठा के उसने ब्रिक्स को लेकर वहां का जो सिक्का है डॉलर के खिलाफ उसके पैरेलल जो आ रहा था, उसको किस तरह से हिकारत से बोला मोदी जी। मोदी जी या तो अंग्रेजी नहीं समझ पाए, या तो खामोशी उनकी मजबूरी थी। और जब कह रहे हो जो 5 जहाज गिराया गया, तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही तो विपक्ष चाह रहा है। यही तो मेरे ख्याल से आरएसएस को भी ये लगा कि ये सरकार चलाने वाले अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए हैं। और सुष्पेन जी बैठे हैं, इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कभी कि ये जो वो आ रहा है कृषि के क्षेत्र में, जो अमेरिका भारत पर दबाव दे रहा है, और वो उस तरह के बीज ला रहा है बिल्कुल जिसको उस पर हम कौन सी। बिल्कुल इस पर जी केकरा जी किसी और दिन हम लोग तफसील से हम जी जरूर इस जी पर जी। बात करेंगे, और ये महत्वपूर्ण है, ये तो महत्वपूर्ण ये चर्चा है सारी जो लोगों चीजें के हैं, सामने, ये दर्शकों सारी के बात है। सामने जी आनी जी। चाहिए। जी बिल्कुल। मैं पूछ रही हूँ तो ओंकरी, सवाल दरअसल मेरा उन ये सारी और पिछला चीजों सवाल को में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी मेरा सवाल ये ओंकारेश्वर जी आपसे कि जिन नामों की चर्चा हो रही है जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या उनमें आप दम देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का नाम भी कुछ टीवी चैनल्स जो है चला रहे हैं, हालांकि उनके सूत्र जो है वो क्या है, वो तेजस्वी यादव ने कहा था वही साबित होते हैं बहुत सारी दफा। तो मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का नाम चलाया जा रहा है, जेपी नड्डा का नाम चलाया जा रहा है, किरण रिजिजू का नाम चलाया जा रहा है, और इसके अलावा बात कही जा रही है कि शशि थरूर भी हो सकते हैं। आप में से इन सब में किन नामों पे आपको लगता है कि दम है, और क्या इस रेजिग्नेशन के तार आपको आरएसएस से जुड़े हुए लगते हैं, और क्या आपको लगता है ये बस यहीं पर थम जाएगा, या फिर बड़ी और कोई इसमें कोई राजनीतिक उथल पुथल आप देख रहे हैं आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को उपराष्ट्रपति के पद पर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी सरकार को, उनकी हर बात को, और हर तरीके से विपक्ष को दबाए। जहां भी लगे कि सरकार की क्रिकेट है, सरकार की आलोचना हो सकती है, उनको दबाए। अब अगर आप इस क्राइटेरिया से देखें तो वो सबसे सफल इस मामले में धनखड़ी थे। इससे पहले भाजपा के जो वेंकैया नायडू थे वो भी बालियन यार्ड थे। कुछ साउंड आ रहा है, उसको बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। जी किकराय जी की तो आवाज जरा बंद करें रुद्र जी। मैडम म्यूट करा दीजिए, यहाँ से तो नहीं हो रहा है। जी जी मैं करवाती हूँ जी। ओंकारेश्वर जी आप अपनी बात को हाँ, रखें, मैंने बोला है ठीक से। जी। तो ये जो है उनको ऐसा व्यक्ति को काबिलियत ढूंढ रहे हैं, या उन जो एनडीए अलायंस ढूंढ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ, जो उपसभापति के पद पर हैं, हरिवंश जी। उनको फिलहाल चार्ज दिया हुआ है हाउस चलाने का। उपराष्ट्रपति का तो चार्ज दिया नहीं जा सकता है, तो हाउस का चार्ज की फिलहाल वो पदेन, वैसे भी पीठासीन अधिकारी या वो जो होते हैं वो करते हैं। सवाल उपराष्ट्रपति के पद पे आएगा, वो इनसे ज्यादा काम करना चाहिए, 80 डिग्री दंडवत करने में भी, झुकने में भी, पूरी तरह से सरकार के पक्ष को संभालने वाला भी। अब क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई व्यक्ति सूट करेगा जिसका नाम लिया है? शशि थरूर आए और अगर उनकी अंतरात्मा जग गई, क्या करेंगे आप? भाई दिक्कत तो ये है ना कि बैठने के बाद आदमी की अंतरात्मा भी जग जाती है। तो अगर चंद्रचूड़ साहब को, माननीय चीफ जस्टिस साहब, पूर्व जस्टिस साहब को बिठा दिया आपने, और वो करते करते एक दिन अचानक उनको न्याय सूझ गया, तो फिर क्या होगा? वहां तो न्याय तो करना नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरी तरह से उनके नैरेटिव को सूट करता हो। उसमें फिलहाल मुझे एक ही व्यक्ति नजर आता है, या तो वो जेपी नड्डा हो सकते हैं, या जो बिहार में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद साहब, वो थोड़े ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हैं।
एक अल्प समाज से भी आते हैं, और उन्होंने 22 बड़े विद्वत जो है बीजेपी को डिफेंड किया है जहां भी रहे हैं वो। तो वो विद्वता चाहिए इस समय, क्योंकि अपर हाउस का मामला है। अपर हाउस में एक से एक पढ़े लिखे लोग बैठते हैं और उनके सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन तो अभी आने आने वाले दिनों में आएगी। मुझे तो लगता है कि इस बहाने दो और काम किया जा रहा है। एक, जो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का चल रहा है उसको डाइवर्ट भी किया जा रहा है। हम और आप 2 दिन से इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, धनखड़ साहब पे। कोई मतदाता सूची पुनरीक्षण पे नहीं कर रहा है, जबकि इंटायर अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस के सामने मकर मार्ग पे ध्वज गेट पर बाकायदा ह्यूज जी प्रदर्शन किया है। कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। दूसरा, एक चुपके से सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल लेने वाली है, जो किसी भी समय पास करा के निकल जाएगी। उसके बाद हम आप और आप ये डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है वो इतने कानून उसमें बना दिए जाएंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पे, कि साहब ये हर तरह का जो सोशल मीडिया, जहां पे कहीं लोकतंत्र जिंदा दिख रहा है, प्रेस जिंदा दिख रहा है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरे जितने प्रकार के किसान आंदोलन हो या अपोजिशन हो, उनका मीडिया मैनेजमेंट आज भी इतना ढीला ढाला है, आज भी इतना अनप्लान्ड है, वो अभी भी कोई प्लान नहीं करते। इतना बड़ा किसान आंदोलन चलाएंगे, लेकिन देख किसानों को प्रतिनिधित्व देने वाला एक दफ्तर नहीं है कि जाके उनसे आप पूछ लीजिए कि मामला क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, कोई और चीज क्या है। उसी तरह आप देख लिए कई ऐसी पार्टी हैं जो अपने अपने राज्य में जोरदार हैं, दिल्ली में एक प्रेस रिलीज उनका नहीं पहुंचता है। ये तो मीडिया मैनेजमेंट है अपोजिशन का। जो खतरे हैं वो इसके बियॉन्ड हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पद पे तो ये तय मानिए कि वही व्यक्ति बैठेगा जो इस समय मोदी जी का प्रिय होगा, क्योंकि बहुमत में अभी भी वो है करीब करीब, और एनडीए के दोनों वो मिला के एक ही व्यक्ति उसमें अड़ंगा लगा सकता है, वो है चंद्रबाबू नायडू। अगर उन्होंने कह दिया मेरे आदमी को बनाओ, तब जाके तकलीफ होगी, वरना कौन बनता है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क ये है कि क्या इसके बहाने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी जो है कुछ दिन और टल जाएगा, कि अच्छा भाई पहले वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको करेंगे। इन मुद्दों को देखना चाहिए हमेशा, घटना के पीछे क्या चल रहा है और वो घटना को किस तरह से वो कर रहा है, बदल रहा है परिवेश को, वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए आज की भी हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है एसआईआर को लेकर, उसमें चुनाव आयोग ने जो तीनों डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कहा था, जो सजेशन दिया था, उसे मानने से उसने मना कर दिया है। और दूसरी बात, जिस तरह से भी ओंकारेश्वर जी ने कही कि बड़ा प्रदर्शन किया गया एसआईआर को लेकर, तो एसआईआर वाला जो खेल है वो लगातार चल रहा है। और ये सब जो पूरा राजनीतिक उथल पुथल ओहापोह हम ये देख रहे हैं, ये बिहार तक आपको और ज्यादा दिखेगा, और बिहार के रिजल्ट क्या होंगे उसके बाद वो थमेगा या और बढ़ेगा, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोहन भागवत ने 75 साल वाली बात यूं ही नहीं की है, एक शगुफा उन्होंने जरूर छेड़ा है, और उसी को आसपास उसके बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। क्या इतना दम कोई दिखा पाएगा कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएं और फिर उनका इस्तीफा हो और कोई और बने, क्या मध्यवर्ती चुनाव हो? इस तरह की तमाम खबरें, तमाम चर्चाएं जो हैं वो की जा रही है। जाहिर सी बात है ये कयास हैं, और कयासों में से कुछ सच निकल जाते हैं और कुछ सिर्फ कयास ही रह जाते हैं। लेकिन पुष्पेन जी, लास्ट कमेंट आपका, कि आप अब क्या देख रहे हैं आगे? आप क्या राजनीतिक उथल पुथल आप इसमें होती हुई देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसके तार आरएसएस से कहीं जुड़े हुए हैं? क्या आपको लग रहा है इतना बड़ा कुछ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का चेहरा बदला जाए, या बिहार का चेहरा बदला जाए, या केंद्र का चेहरा बदल जाए? इतना बड़ा कुछ हो सकता है क्या? देखिए बुशरा जी, अभी जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, एक तो अ, इनको अगर ये पूरा रीढ़ की हड्डी फिर से लेकर के एक अवतरित हुए हैं, या इनको कुछ चेतना आई है, तो इस युद्ध को इन्होंने आगे एक्सटेंड करना चाहिए। मतलब मेरी इनको सलाह होगी, मतलब एक तरीके से सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इस युद्ध को देश के हित में, लोकतंत्र के हित में इनको थोड़ा और आगे ले जाने की आवश्यकता है। और ये खुलासा करें कि किस वजह से इन्होंने वास्तव में इस्तीफा दिया है, क्या दबाव है, किस तरीके से दबाव डाल करके तमाम संस्थाओं को तार तार करने का काम मोदी सरकार करती रही है।
उसकी एक नजीर इनको पेश कर देनी चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि अब इनको कोई ना तो कोई टिकट दे रहा है, ना कोई इनको राज्यपाल बना रहा है, ना कोई इनको राष्ट्रपति बना रहा है। तो और जो इन्होंने किया है अपने राज्यपाल से लेके उपराष्ट्रपति पद के दौरान, उसके बाद ये अपनी अपनी इज्जत को एक तरीके से कुछ रिट्रीव कर लेंगे कम से कम, और नहीं तो देश की जनता के सामने और जाट समाज के सामने कि हाँ भाई, मैं जो है, मेरा अंदर से जो डीएनए था वो वही था, मजबूत था, लेकिन किसी कारणवश मैं इस तरीके से करता रहा, मुझसे करवाया गया जबरदस्ती। तो एक तो इनको इसको आगे बढ़ा देना चाहिए युद्ध को, क्योंकि ये भी जो इस्तीफा भी हुआ है, ये एक और बड़ी बड़ी किरकिरी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और बाकी सब जो चीजें इनके खिलाफ ट्रंप की और तमाम चीजें जो चली आ रही है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ भी मोदी सरकार किस प्रकार से बिहेव कर रही है। एक तो ये है। दूसरा, इसके जो बाकी कंसिक्वेंसेज हैं कि क्या आरएसएस ने इसको इशारा किया है, या और लोग कौन से इस्तीफा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या इससे मोदी सरकार के ऊपर या मोदी जी के ऊपर एक दबाव बनता है कि भैया 75 साल के, क्योंकि ये 75 साल की वजह से तो नहीं गए कम से कम, क्योंकि 8-10 दिन पहले इनका बयान था कि साहब मैं तो अभी जो अगस्त में शायद 2027 में, उसके बाद मैं रिटायर होऊंगा, किसी ने इनसे पूछा था, तो उस भाषण में इन्होंने ये बात कही है, तो ये हो रही थी। लेकिन चलिए, अभी ये 74 के थे, 75 भी एक साल बाद होना था इनको, तो उस तरीके से भी ये सेफ थे। लेकिन फिर भी इस्तीफा देकर के कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो गए हैं, या लोकतंत्र की हत्या वाली बात आ रही है, या इस तरीके से बड़े बड़े सुशोभित पदों पर, दूसरे नंबर का पद होता है देश में, उनको कैसे कठपुतली की तरह अपने हितों में इस्तेमाल जो है मोदी सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, उस चीज को एक्सपोज करने की वजह से और ज्यादा ये सारी चीजें फोकस में आ गई है कि भाई कैसे देश के इतने बड़े बड़े पदों की ऊपर बैठे लोगों की कोई परवाह मोदी जी को नहीं है। तो ये एक और जो है इनके ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर दबाव के रूप में काम करेगा। अब और कौन लोग इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे अभी तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, विपक्ष को जो चूक हुई है पहलगांव घटना में, जिसके जिम्मेदार जो इंटरनल सिक्योरिटी जिनके हाथ में है, गृह मंत्री अमित शाह, उसके ऊपर भी भारी दबाव बनाने की आवश्यकता है। विपक्ष को ये दबाव बनाना चाहिए, और मोदी सरकार के, मोदी जी के ऊपर तो दबाव मेरे ख्याल से जो बनता चला आ रहा है वो बनेगा ही, और वो आगे जाकर के किस रूप में सामने आता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन इनकी किरकिरी हो रही, होती चली जा रही है, और अब बहुत ज्यादा रिट्रीव ये अपने आप को मोदी जी जो है करने की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जी जी बिल्कुल, और ये मामला आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये कैसे और परत दर परत अनफोल्ड होता है, और उसमें क्या चीजें और जुड़ती हैं, क्या एग्जैक्ट असल रीजन सामने आ पाएगा, क्या जगदीप धनखड़ ने खुद ये इस्तीफा दिया है या लिया गया है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि उनसे लिया गया है, और अगर दिया है उन्होंने खुद, वाकई में उनका जमीर इतना जाग गया है, तो क्या हम कोई बदले में जगदीप धनखड़ देखेंगे, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, केकराय जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, पुष्पेन जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।